हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कहफ पढ़ेंगे, कहफ नॉवेल बाय राबिया खान। आज उसका हम पढ़ेंगे एक नया एपिसोड। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। लास्ट में हमने वहाँ पे छोड़ा था कि वक़ार जो राबिल के ताया थे, उन्होंने अनाउंस किया था माज़ और राबिल के निकाह का। तो आगे माज़ और राबिल का निकाह हो गया है नहीं, क्योंकि माज़ तो अभी तक शॉक्ड है। तो देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ हर एक को उसकी मजबूरी लेकर आई है, भूख लेकर आई है, मौत लेकर आई है, मोहब्बत लेकर आई है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे शरीफ लोग हर तरह से बख्शे हुए हो? यकीनन तुम लोगों के फैसलों के जवाब में जो मुजरिम रहे हैं बने हैं, उनका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। वो उनकी पिछली बातों पर साकित हुआ था। उसे कैसे पता चला उसकी माँ के बारे में? वो एक पल को फिर से खौफज़दा हुआ था। उसे यहाँ से दूर चले जाना ही चाहिए, दूर, बहुत बहुत दूर था। तो तुम्हें कैसे पता मेरी माँ के बारे में? तुम नींद बेहोशी की हालत में उसे इस किस्म की बातें कर रहे थे। मैंने दो जमा दो करके बात समझ ली। उसके कंधे उचकाकर कहने पर वो एकदम बेड से उठा था। सुल्तान भी उसके साथ ही उठा। उसी पर दरवाजे में एक मुलाजिम ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन दोनों में से कोई भी उस तरफ को मुतवज्जा नहीं था। ये दुनिया चाय की दुनिया भी है। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए हमेशा दरिंदगी इख्तियार करना ज़रूरी नहीं। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं किसी और इंसान की। उसने साथ रखे टेबल को लड़खड़ाते कदमों से ठोकर मारी और बाहर निकलता गया। यह दरवाजे में सदा खास मुलाजिम लम्हे भर को उसके पीछे लपका, लेकिन फिर सुल्तान की आवाज़ पर वहीं ठहर भी गया। आप उसे कैसे आज़ाद कर सकते हैं? आ जाएगा, वो ज़रूर आएगा। भूख और सर्द रातें बहुत ज़ालिम होती हैं शाही, ये जल्द ही पलटेगा। और फिर अगली ही रात जब सड़क पर बैठे-बैठे उसके पेट में भूख से बल पड़ने लगे, तो अंदाज़ा हुआ कि ये दुनिया कैसे इतनी ज़ालिम होती है। उसने चंद एक दुकानों पर जाकर काम करने की पेशकश की, लेकिन उसका हुलिया देकर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। क्या वो उनके दरवाजे से लगा भूख की शिद्दत से आपके खाने के लिए भीख मांगने लगा था? लेकिन उस पर रहम नहीं किया गया। वो रात बर्फ़ की रात थी, जिस पर एक अदद जीन्स और बटन शर्ट होने के बायस अब के उसका सारा जिस्म गोया जम रहा था। उसने वो पूरी रात फुटपाथ पे बैठे गुजारी थी। अगले दिन वो उसी बड़ी सी हवेली का दरवाज़ा पार करते हुए लड़खड़ा रहा था, लेकिन वो फिर भी यहाँ चला आया था। चमकते लॉज में उसे सुल्तान मिल गया था। वो सोफे पर बड़े-जमान हाथ में कोई फाइल लिया और किरदानी कर रहा था। साथ उसका वो खास मुलाजिम भी खड़ा था। आहट पर सर उठाकर देखा और फिर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा दिया। वो लरजते कदमों के साथ आगे बढ़ा, ऐन उनके सामने बैठा। आंखें नहीं उठाई, अपनी इज्जत नफ्स उसके कदमों में जो रख दी थी। भला आंखें कैसे उठा सकता था वो आपके? लोग कहते थे भूख तहज़ीब भुला देती है, लेकिन क्या मैं तुम्हें बताऊं कि भूख की शिद्दत इंसान को सब कुछ भुला देती है। उसे भी सब भूल गया था। याद था तो सिर्फ इतना कि वो कई दिनों का भूखा था और उसे खाना खाना था, बहुत सारा खाना। उसके सामने खाना लाकर रखा गया तो वो जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा। उसे आज अंदाज़ा हुआ था कि भूख कितनी जालिम होती है, कैसे इंसानों को क्या से क्या बना देती है। सुल्तान खामोशी से उसे खाता हुआ देखता रहा। वो उस पर नहीं हंसा, ना ही उसका मजाक उड़ाया, ना उसकी कुचली इज्जत का नफ्स का ताना दिया। शायद वो भी कभी किसी की हवेली में उसी तरह भूखा दाखिल हुआ था। फिर जब वो खाना खा चुका तो उसकी जानिब देखा। आंखों में ठंडे गोश्त का तासुर था, ऐसे जैसे वो कोई फैसला करके आया हो। सुल्तान आगे होकर बैठा। मैं काम करूंगा तुम्हारे लिए, ये हुई ना बात? वो जैसे उसके फैसले पर बेहद खुश हुआ था। सर टेबल पर रखी रिवॉल्वर उसकी जानिब बढ़ाई। उसने एक निगाह उठाकर सुल्तान को देखा और फिर उस रिवॉल्वर को थाम लिया। उसके हाथ की हल्की सी लर्जी सुल्तान बाखूबी देख रहा था। तुम्हें उसे चलाना शाही सिखा देगा, बल्कि वो तुम्हें हर काम सिखा देगा। तुमने बस जो फैसला कर लिया उस पर कायम है ना, क्योंकि ये काम ये एक जहन्नुम की मानिंद है। जो उसमें एक बार दाखिल होता है वो दोबारा कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं। और जो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं आखिरकार मारे जाते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी उस जुमले पर सरसरा उठी थी, लेकिन फिर उसने पसीने से तरबतर होते हाथों से रिवॉल्वर कसकर थामा। आंखों के पार बहुत से मंजर गर्दिश करने लगे। उसकी माँ का चेहरा, सूर्य कहफ, अपने नेक इसातिज़ा कराम, नमाज कुरान की आयतें, सब कुछ उसकी निगाहों के सामने था। वो चाहता तो उस रिवॉल्वर को छोड़ देता, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ सका। उसने दिल मजबूत किया और उसे लेकर साथ ही उठा। उसने यहाँ से निकलते ही अपना सब कुछ अब के सुल्तान के पास रहन करवा दिया था। वो जानता था कि उसने सारी नसीहतों, सारे अंदाज और सारी खुशखबरियों को पस से पुश डाल दिया है। उसने कुरान थामने वाले हाथों में आज रिवॉल्वर थाम रखा था। वो लड़का उस बर्फ सी दुनिया में अब के वाकई बर्फ बनने लगा था। हाँ, उसने कुरान छोड़ दिया था और उसे छोड़ते ही उसने अपना एक हिस्सा भी उसी के साथ कहीं खो दिया था। हबीबा का मांस रहा ही नहीं था। ये तो अब के कोई और लड़का था, जुर्म की दुनिया का एक और शिकार, मांस चुरावी। लॉन में सब घर वाले दुमसादे बैठे थे। राबे यकटिक आबिद को देखे गई। कितने आसानी से उन्होंने उसके रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। क्या वो उन पर इस कदर गहरा बोझ थी? क्या वाकई उसे उस वक्त रोना भी नहीं आ रहा था? वो तो बस उनके एक ही फैसले से गोया खामोश हो गई थी। दूसरी जाने पुप्पो अब तक बर्फ हुई कार की तरफ देख रही थी। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मेरे बेटे की मांग पर नजर रख सकते हैं? उन्हें जैसा एकदम ही होश आया था, वकार ने सुर्ख निगाहें उन पर जमाई।
तुम ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने की धमकियों से अगर बात आ जाती तो आज ये नौबत हरगिज नहीं आनी थी। अरे शर्म करो थोड़ी सी, इस बच्ची का हाल क्या कर दिया तुमने। इसने कोई गुनाह नहीं किया, ना ही किसी को अपने इस अमल से तकलीफ पहुंचाई, फिर भी तुमने इस कदर इस सब में घसीटा है क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए। वो मेरी होने वाली बहू है, मैं उसके साथ जो भी करूँ। वो तड़क कर बोली थी, लेकिन अब की नहीं। उन्हें दिया जाने वाला जवाब वकार ने नहीं आबिद ने दिया था। ऐसे कैसे? तुम जो चाहोगी करोगी मेरी बेटी के साथ सायमा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने हम सबको अपने रवैये की वजह से कब से सूली पर लटका रखा है। उनकी बात पर भी पहली बार फुप्पो को हैरत हुई थी। इसीलिए तुम राबिल के काबिल नहीं हो। हमारी बच्ची बहुत हसास है, तुम जैसे कड़क लोग उसके लायक नहीं हैं। जो अपनी अना को ही जान से प्यारे रिश्तों के लिए खामोश ना करवा सकते हो, उनसे भला किसी अच्छाई की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। वकार ने तो उन पर कोई उधार ही ना छोड़ा था। राबिल उन सबके चेहरे धुआं धुआं होकर देख रही थी। ये क्या हो रहा था? ये सब क्या होता जा रहा था? फुप्पो को तो उस ताने पर कोई गोया पतंगे ही लग गए थे। और आप भाई साहब, आपको क्या लगता है कि आपका वो मास राबिल से निकाह करेगा? वो जिसे हम सबकी शक्लों तक से नफरत है, वो निकाह करेगा इस घर की बच्ची से? आखिर में सुलग कर मुस्कुराई थी, जैसे बहुत बड़ा दाम में फंसाया हो उन्होंने वकार को। लेकिन वो दूसरी तरफ उसी सुकून से देखते रहे थे उनको। बिल्कुल, वो निकाह करेगा इस घर की बच्ची से, जरूर करेगा, क्योंकि वो सायमा का नहीं हबीबा का बेटा है। वो अरहम नहीं जो अपने ऊपर लोगों की मर्जी मुसल्लत कर ले। वो माज है जो लोगों को कभी भी इतनी इजाजत नहीं देता कि वो आए और उसकी जिंदगी पर हुक्मरानी करें। वो उसी पहर वो दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। एक पल को सबकी गर्दनें उसकी जानिब घूमी। राबिल ने भी गीली गीली आंखों से उसकी जानिब को देखा था। वो आम से लिबास में मलबूस, माथे पे गिरे बाल लिए खामोशी से वहीं ठहर गया था। सब जैसे लम्हे भर को थम गया था। फिर वो आगे बढ़ा। बाबा को एक लम्हे के लिए देखा, फिर आबिद को, और फिर सबसे आखिर में राबेल को। आज अगर जो वो इनकार कर देगा तो उसमें और सायमा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आज अगर उसने उन्हें जीतने दिया तो जिंदगी के अगले कई लम्हों तक वो राबेल को अपने लफ्जों से जख्मी करने वाली थी। वो हबीबा को नहीं बचा सका था, लेकिन वो राबेल को बचाना चाहता था। वो उससे उन सबसे वाकई बचाना चाहता था। क्यों? ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। क्या तुम्हें कोई एतराज है बेटा? अब के पूछने वाले जाहिद चचा थे। उसने गहरा सांस लेकर उनके जानिब देखा, फिर आहिस्ता से सोफे पे बैठ गया। यहाँ तक पहुंचने पर वो भी यकीन जरूर था, लेकिन अगर ऐसा था तो ऐसा ही सही, मुझे कोई एतराज नहीं। अपने मखसूस अंदाज में आराम से कहकर उसने बहुत सी रुकी सांसें बहाल की थी, बहुत सी चलती सांसें रुकी थी। पप्पू और हम का तो मानो सांस से खुश होकर रह गया था। और हमने बेचैनी से माँ को देखा, लेकिन फिलहाल वो माँ को बेयकीनी से देख रही थी। लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। उनके पास किसी को भी मुजरिम ठहराने का कोई हक बाकी रहा ही नहीं था। और फिर अगले ही पल मौलवी साहब की आमद पर उनका निकाह कर दिया गया। उनका वाकई निकाह हो रहा था। सुनने वाले कानों और देखने वाली आंखों को यकीन ना आता था। उसने सफेद पड़ते चेहरे के साथ उस आम से लिबास में कबूले कहा और फिर वहां रुकी ही नहीं, अपने कमरे में चली आई। माँ जो कि बिल्कुल चुपचाप बैठा था, एक पल को निगाह उठाकर उसे देखा। वो उस समय बहुत कमजोर लगी थी। उससे निगाहें हटाकर उसने बाबा की जानिब देखा था। उनसे तो खैर वो बाद में बात करने वाला था, लेकिन उनके चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट को देखकर उसे लम्हे भर के लिए उन पर बेतहाशा प्यार आया था। जो वो एक अरसे से चाहते थे, वो आज इस कदर आनन पानन हो गया था कि उन्हें खुद भी गोया अपने इस फेल पर यकीन नहीं आ रहा था। निकाह होते ही वो आबिद की जानिब बढ़े, उन्हें भींच कर गले लगाया। आबिद की आंखों में चमकती हल्की सी नमी को माज ने बाखौर देखा था। साथ ही उसने रामीन को देखा जो उसकी जानिब बढ़ रही थी। वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माज बेटा, आपने हमारी इज्जत रखी है, अल्लाह आपको खुश रखे। भराई सी आवाज़ में उसके सर पर हाथ फेरकर वो उसे दुआएं देती पलटी तो वो महज सर हिलाकर रह गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था किस किस्म का तासुर देना चाहिए। आबिद अब के वकार से अलग हुए, उनसी धीमी सी आवाज़ में कुछ कह रहे थे, शायद ये कि वो उनकी बेहद शुक्रगुजार हैं। उसने गहरा सांस लेकर एक निगाह पत्थर बनी फुप्पो पर डाली और दूसरी उनके सबूत पर। अगले ही लम्हे बाबा से इजाज़त लेता वो पलट गया। सायमा पर तो आज जैसे पहाड़ टूटकर गिरा था, अपने गुरूर और तकब्बुर का पहाड़। उसने बाहर की जानिब बढ़ते हुए एक आखिरी निगाह उसके कमरे के दरवाजे पर डाली थी और फिर उसी खामोशी के साथ आगे बढ़ गया। दूसरी जानिब राबिल खामोशी से बैठ की पोज से सर टिकाए छत को देख रही थी। खाली खाली निगाहों के पार सब कुछ गोया सुनसान हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हरम से शादी होते होते उसकी शादी माँ से हो जाएगी। क्या जो थोड़ी देर पहले हुआ वो नॉर्मल था? अगर वो सब नॉर्मल था तो फिर उसे नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा था? बाबा उससे इस कदर बेजार थे कि लम्हा ना लगाया मांस के लिए हामी भरते हुए, और मांस उसका जहन एक लम्हे को उसकी जानिब भटका था। मास को तो वो ठीक से जानती भी नहीं थी। वो उस रिश्ते से खुश भी था या नहीं उसे नहीं पता था। और अगर वो जो उस पर मुसल्लत की गई हो तो एक दिन अपनी ज़ात के अर्जा होने का गुमान हुआ तो उसका दिल किया बस रोने लग जाए। ज़िंदगी ऐसे कैसे उसे किसी के साथ जोड़ सकती थी? ये सब कैसे हो सकता था? और अगर ये हो चुका था तो उसे सब पर यकीन क्यों ना आता था?
दुखते सर को उसने एक बार फिर से बैठ के पुश्त टिकाया और अंदर जमा होती कसाफत को गहरा सांस लेकर बाहर निकाला। उसके अंदर बहुत कुछ टूटकर जुड़ रहा था और बहुत कुछ जुड़कर टूट रहा था। खामोश कहफ में अब की उसके अंदर की खामोशी भी शामिल हो गई थी और जिसे वो बाखूबी महसूस कर सकती थी। शाम में वो खाली खाली सी सिंगार आईने के सामने खड़ी थी। जब शिजा और दीदा दोनों उसके कमरे में दाखिल हुए उसने उनकी जानिब नहीं देखा। कहीं अंदर वो सबसे नाराज थी। वो जो उसके खिलाफ थे उसका नाराज होना तो बनता ही था। उनकी जानिब मुड़े बगैर खामोशी से अपने बालों में ब्रश चलाती रही। शिजा और रिदा ही वहीं दरवाजे ही में ठहर गई थी। जानती थी कि उनकी रावी उनसे नाराज थी। फिर शिजा ही खंकार कर आगे बढ़ी। क्या पहन रही हो राबी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही बालों में ब्रश चलाती रही। अब तो सब ठीक हो गया है ना राबी, तो तुम हमसे अब भी नाराज हो? पीछे से रिदा ने बहुत हल्की सी आवाज में कहा था। उसने एकदम सिंगार आईने पर ब्रश पटका। उन दोनों लम्हे भर के लिए मुड़कर गुस्से गुस्से से निगाहों से देखा, लेकिन उन दोनों को उस लम्हे वो बहुत प्यारी लगी थी। गुस्से में कौन प्यारा लगता है भला, लेकिन राबिल का गुस्सा ऐसा ही था। उस पर डरने या घबराने के बजाय प्यार आ जाया करता था। क्या सब ठीक है? तुम दोनों को लगता है कि ये सब ठीक है? वाकई मेरा निकाह हो चुका है, ऐसे कैसे मेरा निकाह किसी के भी साथ हो सकता है? मैं बोझ थी पापा बाबा पर, तो मुझे बता देते, ऐसे मुझे सबके सामने इर्जा करने की क्या जरूरत थी? और फिर वो एकदम रोने लगी थी। वही हर लड़की की तरह गुस्से के आखिरी सिरे पर रोने की आदत शिजा और रिदा दोनों ने एकदम उसे आगे बढ़कर खुद से लगाया था। उनकी राबी बहुत मासूम थी, हालांकि वो उनसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उन जैसी नहीं थी। वो छोटी छोटी सी बातों पर रो जाया करती थी और आज आज तो उस पर बहुत कुछ एक साथ गुजर गया था। हम दोनों बहुत सॉरी सॉरी हैं तुमसे राबी, शिजा ने अभी अपनी नम आंखों के साथ कहा था। उसने आंखें रगड़ी, उनसे अलग हुई। चेहरा हद दर्जे सुर्ख हो रहा था, नाक गुलाबी रंग से दहक रही थी और हिचकियों के बाईस सांसें उलझी हुई थी। मैं बहुत अकेली थी इस सब में शिजा, मैं बहुत खौफजदा थी। मुझे बहुत डर लगता था लोगों के रद्दे अमल से। जानती हो तुम दोनों को कितना मिस किया है मैंने अपनी तन्हा रातों में। मैंने कितनी आवाज़ें दी थी तुम लोगों को, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। कोई भी मुझे थपकने के लिए नहीं आया। सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं बहुत अकेली थी। उसके जुमले बेरबत होने से लगे थे, लेकिन वो कहती जा रही थी। रिदा और शिजा भी अब उसे देखकर रोने लगी थी। उनकी खोई हुई राबी जैसे उन्हें फिर से मिल गई थी। सॉरी राबी, रिदा ने कहकर उसकी आंखें साफ की। कोई भी मुझे अपनी गैदरिंग्स में नहीं बिठाना कोई भी मुझे अपने गैदरिंग्स में नहीं बिठाना चाह रहा था। सब मुझसे बेजार हो रहे थे, सब मुझे बुरी नज़रों से देख रहे थे और तब मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया था। कोई भी मेरे साथ नहीं था। पप्पो ने हर दफ़ा मुझे बेइज्जत किया, तुम लोग तब भी मेरे साथ नहीं थे। मैं बहुत अकेली थी। वो रोती जा रही थी और कहती जा रही थी। उसके दिल पर जमे जख्म बहुत गहरे थे। दोनों ने एक बार फिर से आगे बढ़कर उसे खुद से लगाया तो वो और रोने लगी। हम अब साथ हैं तुम्हारे, शीजा ने कहकर उसे खुद से अलग किया। और माँ ने हमें तुम्हें तैयार करने के ही भेजा है। देखो तुमने हमें किन कामों में लगा दिया। रिदा ने आंसू साफ करते हुए उसकी अलमारी की जानिब चेहरा फेरा था। शिजा ने भी उसे सिंगार आईने के सामने रखी कुर्सी पर बिठाया। वो खामोशी से बैठ गए। उसमें अब की किसी बात पर एतराज करने की हिम्मत नहीं थी। उस फ्रॉक का दुपट्टा तो छोटा है राबी, तुम हिजाब कैसे करोगी? उसने एक लम्हे को चेहरा उसकी तरफ मोड़कर देखा। रिदा को देखा था। हाँ, अब के आहिस्ता आहिस्ता वो उसे और उसके हिजाब को कबूल करने लगे थे। उसका दुपट्टा छोटा था तो मैंने उसका बड़ा दुपट्टा बनवा लिया था, वहीं रखा है ऊपर वाले हिस्से में, उसने कहकर शीजा को देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। फिर उसके बालों को पोनी में बांधा, दुपट्टा उसके हाथ में दिया और दोनों ने दूर खड़े होकर उसे देखा। वो प्यारी थी, प्यारी लग रही थी। तुम्हें जितना भी लड़कियों की तरह तैयार कर लो, लगना तुमने वो ही क्यूट बच्चा है, शीजा ने हंसकर कहा और साथ ही कमरे से बाहर निकली। रिदा भी उसके पीछे हंसती हुई निकली थी और राबेल, उसने एक पल को सिंगार आईने में खुद को देखा और फिर वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। वो वाकई अपनी गुलाबी गालों की वजह से बड़ी लड़की लगने से कासिर थी। उसे उन गालों के साथ क्यूट ही लगना था। अब के वो आहिस्ता से चेहरे के गिर्द हिजाब लपेटने लगी थी। आसमानी रंग का लॉन्ग फ्रॉक उसके टखनों से जरा ऊपर था। उन पर झिलमिलाता सा बारीक सितारों का काम उस समय बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने चौंक कर उस तरफ को देखा। वकार दरवाजा खोलकर उसके कमरे में दाखिल हो रहे थे। सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस वो आज भी बहुत जचते थे। उसे देखकर लम्हे भर को खुलकर मुस्कुराए। वो चेहरा इस कदर रोशन और पुरसुकून था कि राबेल के दिल पर जमा हर जख्म धुलने लगा। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है आज, माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। थैंक यू ताया। उसे समझ नहीं आया कि वो और क्या कहना चाहिए। वो पास चले आए, उसके सर पर हाथ रखा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम जैसी बेटी मिली है राबेल, मैं आज बहुत खुश हूँ। उनकी आवाज़ की बारीक सी लर्जिश राबेल को बता रही थी कि वो वाकई इस रिश्ते से बेहद मुतमईन और खुश थे। लेकिन मास, क्या वो भी इस रिश्ते से इतना ही खुश था? ताया, लेकिन मास, क्या क्या वो भी इस रिश्ते से खुश है? उसने एक लम्हे को दिल मजबूत करके पूछ ही लिया।
वक़ार उसके सवाल पर मुस्कुराए थे। मुझे उसकी खुशी का नहीं पता राबेल, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो इस रिश्ते से राज़ी है। वो अगर राज़ी नहीं होता तो कभी हामी नहीं भरता। तुम अभी जानती नहीं हो उसे। उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी उससे काम नहीं करवा सकता। वो उसके बेड पर अब के बैठकर धीमी सी आवाज़ में उसे आगाह कर रहे थे। वो ऐन उनके घुटनों के सामने बैठी। लेकिन ताया, वो तो मुझे ठीक से जानता भी नहीं, फिर ऐसे कैसे वो मेरे लिए हामी भर सकता है? उसकी बेचैनी हर लफ्ज़ से यहाँ थी। वक़ार उदासी से मुस्कुराए थे। ये सच है कि वो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन उसने कोशिश भी नहीं की तुम्हें जानने की। शायद इसलिए वो तुम्हें गहराई से जानना चाहता है, इसीलिए किसी से कोई भी पूछ-गुछ किए बगैर आराम से हामी भर गया। उसे किसी दूसरे की जजमेंट पर तुम्हारे मामले में कोई भरोसा नहीं है। उसके रुखसार लम्हे भर को गुलाबी हुए थे। वक़ार उसे देखकर मुस्कुराए। मेरा बेटा बहुत आइडियल है, ऐसे बिलावजह बहसें नहीं करता वो, लेकिन है बहुत टेढ़ा, बात आसानी से मानता नहीं है, बदतमीज़ है, बदलियाज़ और बेमुरव्वत भी। लेकिन उस सब के बावजूद वो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा, इतना मुझे पता है। लेकिन आप ये इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं ताया? कुछ देखा है मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए राबेल, अकीदत या फिर अपनायत। मैं नाम नहीं दे सका इस जज्बे को, और ये अपनायत तो उसने खुद भी कई दफ़ा महसूस की थी। अगर उसे महसूस हुई थी तो वो किसी को भी हो सकती थी। मुझे कभी भी डर लगता था वो शादी ही नहीं करेगा, लेकिन आज जब उसने निकाह के लिए हामी भरी तो मेरे दिल में सुकून उतर गया राबेल, क्योंकि तुमसे बेहतर लड़की उसे कभी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं। वो उठ खड़ी हुई थी। वकार भी साथ ही उठे। अब कोई भी तुम्हारे हिजाब पर कभी भी कुछ नहीं कहेगा। मैं किसी को अपनी बेटी पर कोई बात करने ही नहीं दूंगा। तुम आराम से वलीमा अटेंड करो, और जो अगर तुम्हारी फुप्पो कुछ भी ऐसा वैसा कहें तो मुझे बताना। बहुत हो गया, अब हंस हंस कर उसकी कड़वी बातें टालना, चलता हूँ। ख्याल रखना बच्चे। वो मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब बढ़े तो वो भी नम आंखों से उन्हें जाता देखती रही। अल्लाह ने एक साथ ही उसके लिए इतनी सारी इमदाद भेज दी थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी किस बात पर कैसा रद्द अमल देना चाहिए और किस बात पर कौन सा जवाब दरकार है। गहरा सांस लेकर उसने भी अपना हिजाब दुरुस्त किया और फिर वो खुद भी कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गई। कुछ वक्त तो उसे बहरहाल ये सब कबूल करने में लगना ही था। वो खुद को भी टाइम देना चाहती थी, बहुत सारा पुरसुकून सा टाइम। मम्मी, आपकी जल्दबाजी की वजह से हमारे यहाँ से जैकपॉट निकल चुका है और आप यहाँ इस अंधेरे में खामोशी से बैठी हैं। और हम उसी लम्हे कमरे में दाखिल हुआ तो अंधेरे के बाद उसे सिमत का अंदाज़ा ही ना हो सका। वो समझ ही नहीं सका कि सैमा किस तरफ को बैठी हैं। फिर आगे बढ़कर लाइट बोर्ड पर हाथ मारा। सारा कमरा रोशनियों में नहा गया। सैमा खिड़की के साथ लग रॉकिंग चेयर पर झूल रही थी। चेहरा इस कदर सपाट तक गोया बर्फ का बना हो। वो उनकी खामोशी पर खौलता हुआ उन तक पहुंचा था। आपको जरूरत क्या थी उसके दुपट्टे को इस कदर मसला बनाने की? और वो आपके सौतेले भाई, वो तो जैसे मौके की तलाश में ही बैठे थे। इतनी जल्दबाजी में राबिल को हथिया लिया कि हम कुछ कर ही नहीं सके। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ टहलता खौल रहा था। फिर रुककर उनकी जानिब देखा। मामू की सारी जायदाद का हकदार अब के वो मास होगा मम्मी, मैं नहीं। सैमा ने एक लम्हे को चेहरा उसकी जानिब फेरा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा हो चुका है मम्मी, वो निकाह कर चुका है राबेल के साथ। तो क्या हुआ, तलाक भी तो हो सकती है। निकाह हुआ है तो ख़त्म भी हो सकता है। मैं किसी को भी अपने बाप दादा की जायदाद पर कब्जा करने नहीं दे सकती। तुम राबेल को शीशे में उतारना होगा। हम आबिद का कोई बेटा नहीं है, उसकी सारी जायदाद के हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो जायदाद तुम्हें कैसे भी करके लेनी है, लेकिन कैसे? अब क्या होगा? आपकी जिद और अना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा मम्मी। उस लड़की का हमें करना ही क्या था? हमें उसके पैसे से सरोकार था, लेकिन नहीं, आप तो पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गई थी। वो सख्त कबीदा कभी खातिर था। उसे किसी तौर पर भी राबील का निकाह हजम नहीं हो रहा था। हाँ, तो मैंने कहा ना कि निकाह टूट भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। अच्छा, और आपको लगता है कि वो माज अब राबील को तलाक देगा? सीरियसली सीरियसली मम्मी? उसे उन पर बेहद अफसोस हुआ था। तुम किस लिए हो, किस मर्ज की दवा हो तुम? चाहो जाकर आबिद, राबेल या फिर रामीन को अपने बातों से बहलाओ, और आपको लगता है वो मेरी बात सुन लेंगे? इतनी बेइज्जती की बात वो मेरी तरफ देखेंगे? उसका दिल क्या माँ की इस बात पर तालियां ही पीटने लग जाए? हाँ तो क्या हुआ? राबिल तो वैसे भी इंतहाई बेवकूफ़ लड़की है, उसे अपनी बातों से बहलाना तो कोई मुश्किल नहीं। हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। हरम, कुछ करो प्लीज़, कुछ करो। तो वो एकदम उठकर उसके पास आई थी। उसने गहरा सांस लेकर उनकी जानिब देखा। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अब सबका रिकवर होना बहुत मुश्किल है। हंसते ज़्यादा। दरवाज़ा बंद करके वो बाहर की जानिब बढ़ा तो सायमा ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। उन्हें अपने अच्छे खासे पैसे चले जाने का बेहद अफसोस था। वो करती तो क्या करती, जाती तो कहाँ जाती। और फिर इकबाल का वलीमा भी गुजर ही गया। सब मेहमान भी रुखसत होकर जा चुके थे, और अब सब उसे वकार की बहू और मास की बीवी की हैसियत से जान कर गए थे।
वलीमे में बहुत से लोग उन्होंने खुशदिली से उसे साथ लगाया, बहुत सो ने वाइनी खरीदी, सर भी झटका था और कुछ ने तो बेहद कड़वे जुमले भी कहे थे, लेकिन उन सब बातों से अब फर्क ही क्या पड़ना था। जो होना था वो तो वैसे भी हो चुका था। अगले दिन सब अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस आ चुके थे। हाँ, अलबत्ता आबिद और आमीन का रवैया राबिल से खींचा खींचा सा था। उसने भी उन पर जोर देना मुनासिब न समझा। खामोशी से बस उनसे उसके गुजर जाने का इंतजार करना ही बेहतर समझा था। साथ बैठकर नाश्ता करना तो खैर अब के सब घर वालों ही ने तर्क कर दिया था, क्योंकि राबिल और आबिद दोनों ही एक दूसरे से छुप रहे थे। कोई भी रूबरू बात करने को तैयार ना था। आहिस्ता आहिस्ता रिदा और शिता भी नॉर्मल होकर कॉलेज जाने लगी। उसकी यूनी शुरू होने में वक्त था तो उसने खुद को मदरसे में ही मसरूफ कर लिया। ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान के साथ गुजारना शुरू कर दिया। रामीन ने खामोशी से किचन संभाल लिया और एक बार फिर से सब नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ था जो नॉर्मल होने के बाद भी बेहद एब नॉर्मल था। जब से उसका निकाह मास के साथ हुआ था, तब से वो एक बार भी उससे मिलने दोबारा नहीं आया था। वो चाहती थी कि वो आए, घर वालों को यकीन दिलाए कि उसने जो भी किया उसमें उसकी खुशी शामिल थी। वो अब दोबारा से सवालिया निशान नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मास नहीं आया। ना ही ताया की जानिब से किसी किस्म की खैर खबर का जवाब आया। सब खामोश है। यहाँ से रब्ता करने का मतलब था अपने आप को हल्का करना। जो आबिद करना नहीं चाहते थे, वो एक बेटी के बाप थे। वो इस बेटी को मजीद इर्जा नहीं करना चाहते थे। उसने भी कोई रद्द अमल देने की बजाय खामोश रहकर कबूल करना जरूरी समझा। लेकिन फिर जब सब उसने उस रात रामीन और आबिद की बातें सुनी, तो वो सुन होकर रह गई। उस रात वो उनके कमरे में बहुत दिनों बाद चाय देने जा रही थी अपनी, और उनकी नाराजगी को खत्म करने जा रही थी कि उनके कमरे के हाथ खुले दरवाजे से आती बातों की आवाज पर उसकी कदम साकित होकर रह गए। सायमा का फोन आया था, मुझे आज ऑफिस में। उसका दरवाजा खोलता हाथ अपनी जगह पर साकित हो गया। दिल जोर से धड़का। क्या कहा उन्होंने? रामीन भी उनके लहजे पर परेशान हो गई थी। वो कह रही थी कि राबिल को तलाक दिलवा दो, और ट्रे उसके हाथ में पल भर को लरस कर रह गई थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी थी। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं उनका? पहले हमारी इज्जत का तमाशा बनाकर रख दिया और अब हमें एक बार फिर से जलील करने का मौका तलाश कर रही हैं वो। कम अज कम अब तो हमें चैन से जीने दें। वो रामीन के लहजे की नमी आखिर में जैसे राबिल के अंदर तक उतर गई थी। अपनी माँ बाप को जाने वो और कितना परेशान करने वाली थी। सब उसकी वजह से कितना डिस्टर्ब हो गए थे, और अब ये फुप्पो आखिर उन्हें मसला था ही नहीं क्या? वो बेदिली से पलट नहीं लगी थी कि, लेकिन आबिद की अगली बात पर उसे लगा जैसे किसी ने उसका सांस रोक दिया हो। भाई साहब ने अपने बेटे का निकाह हमारी लड़की से कर तो दिया है रामे, लेकिन मुझे लगता है वो लड़का इस रिश्ते को लेकर राजी नहीं है। देखो ना, जब से निकाह हुआ है ना तो उसने यहाँ आकर अपनी शक्ल दिखाना जरूरी समझा, और ना ही भाई साहब ने दोबारा कोई राब्ता किया। मैं तो बेटी वाला हूँ, कैसे मुंह उठाकर बोल दूं कि मेरी बेटी निकाह में है आपके बेटे के? मैं एक आखिरी बार बात करूंगा भाई साहब से, अगर तो वो राजी हुए तो ठीक, नहीं तो मैं तलाक करवा दूंगा। उसने सफेद पड़ते चेहरे के साथ बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया था। सर एकदम चकराया था आबिद की बात सुनकर। अंदर आमीन का भी यही हाल था। वो चंद पल तो खामोश रही, लेकिन फिर उनकी भी यकीनी सी आवाज भी उसकी समाज से टकराई थी। ये आप क्या कह रहे हैं आबिद? मेरी बच्ची पर तलाक का दाग? कुछ तो खुदा का खौफ करें। खुदा का खौफ ही तो कर रहा हूं मैं। आबिद की तलख सी आवाज ने उसके अंदर रहा सामान भी छीन लिया। आंसू बेसाख्ता उसकी आंखों से फिसले थे। वो क्या करे या अल्लाह, वो कहाँ जाए? अपनी इज्जत बचा रहा हूँ मैं, रोक रहा हूँ अपनी इज्जत उछलने से। और वैसे भी कौन सा राबिल यहाँ से रुखसत होकर गई है जो इतना मसला बनेगा? तलाक हो जाएगी। और सामा को भी अंदाजा हो गया कि उसने, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं मजीद कुछ भी सुनने की। वो वापस पलटी और लरजते कदमों से जीने अबूर करती किचन में चली आई। दिल इतना भारी हो गया था कि हद नहीं। उसने ट्रे स्लैब पे रखी और गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। क्या वो कोई खिलौना थी कि जिसने जब चाहा जिसे चाहा उसे छोड़ दिया और थाम लिया? क्या वो इतनी कमतर थी? कब तक वो उन सबके साथ महाज पर खड़ी रहेगी? और ये मांस? उसने बेदर्दी से आंसू रगड़े। गुस्से से उसे रोना आ रहा था। एक दफा शक्ल दिखाने से उसका क्या जाता था भला? वो क्यों नहीं यहाँ आकर सबको यकीन दिला जाता कि उसे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं? वो खुश नहीं तो कम से कम वो राजी है। वो कब तक उसे ऐसे लोगों के सामने सवालिया निशान बनाकर रखेगा? वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था? उस रात वो फिर से अपने ठंडे जीनों पर घुटनों में चेहरा दिए बैठी हुई थी। जीने ऐसे ही आधे तारीख थे और आधे रोशन थे। रिदा उसके साथ आकर आहिस्ता से बैठी। उसने चेहरा नहीं मोड़ा। जानती थी कि वो उसे एक बार फिर से तसल्ली देने आई है। क्या हुआ राबी, सब ठीक है ना? उसने गहरा सांस लेकर चेहरा उठाया। सामने लॉन्च तारीकी में डूबा हुआ था। वो खुश निगाहों से उस तारीकी को देखे गई। मेरी बंगनी टूट चुकी है। निकाह किसी ऐसे शख्स से हो चुका है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। मेरे वालिदैन मुझसे नाराज है। मैं उनके लिए बोझ बनती जा रही हूँ। मेरे सर पर हर वक्त एक खौफ से सवार रहने लगा है, अपने मुस्तकबिल का खौफ। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा रिदा। मुझे लगता है अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। रिदा ने भी दूसरी जानिब गहरा सांस लिया।
अपने हुकूक के लिए तो इंसान को खुद ही आवाज़ उठानी पड़ती है राबी। कोई भी आकर सब कुछ थाली में सजाकर आपके सामने कभी पेश नहीं करेगा। अपने हुकूक की जंग इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। जिसे आपने अपने हिजाब के लिए जंग लड़ी है, वैसे ही अपने हुकूक के लिए भी लड़ें। उसकी वीरान आंखों में हल्की सी नमी उभरी थी। कोई भी मुझे कबूल नहीं करना चाहता रेदा, ना ही ताया ने पलटकर मेरी खबरगिरी की, और मांस को तो रहने ही दो। कोई भी मुझसे खुश नहीं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वो इस वक्त सख्त दिल बर्दाश्ता थी जब भी उस तरह की बातें कर रही थी, नहीं तो वो कभी खुद को यूं डिग्रेड नहीं किया करती थी। ठीक है, उसकी खूबसूरती आंखों को चुंदिया नहीं करती थी, लेकिन वो ऐसी भी नहीं थी कि किसी को पसंद ही ना आए। किस तरह की बातें कर रही हो राबी? तुम बहुत अच्छी हो। जिन्हें तुम पसंद नहीं आ रही तो उसका मतलब ये है कि तुम उनके म्यार से कहीं बहुत बुलंद हो। हर कोई अगर आपको पसंद करने लगी तो कोई कोई ख़ास अच्छी बात नहीं है। ज़िंदगी में चंद लोगों की मौजूदगी ही इंसान के लिए काफ़ी होती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो वो चंद इंसान हैं ही नहीं। हैं राबिल, तुम्हारी ज़िंदगी में वो लोग हैं। मास भाई ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे जितनी थोड़ी बहुत बातचीत की है, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो बहुत कई रंग नेचर के अच्छे से बंदे हैं। उसने एक निगाह रिदा पर डाली थी, बुरा सा मुँह बनाकर। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।